गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं का विषय विज्ञान जो पढ़ेंगे, जिसमें है अध्याय 6, जिसका नाम है दहन और ज्वाला। दहन और ज्वाला के बारे में पढ़ेंगे। छुट्टियों के पहले दिनों में हमने पढ़ा था अध्याय 5 जो था कोयला और पेट्रोलियम के बारे में हम पढ़ चुके थे। आज हम दहन और ज्वाला के बारे में पढ़ेंगे। दहन क्या होता है और ज्वाला क्या होता है, इसका हम देखेंगे कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि दहन क्या होता है और ज्वाला क्या होता है। अपने घरों में हम सभी देखते हैं कि हमारे घरों में अलग अलग प्रकार की क्या होती है, वस्तुएं होती है। और उद्योगों, वाहनों और घरों में जो हम उपयोग करते हैं गैस का, जो जलाने के लिए हम जिसका उपयोग हम करते हैं, उन सब के बारे में हम जानते हैं। तो बच्चों, विविध प्रकार के उपयोग हम करते हैं। आज व्यापार और उद्योगों में उपयोग होने वाले बहुत सारे ईंधन होते हैं। तो उसमें क्या होता है, दहन और ज्वाला में क्या होता है। दहन और ज्वाला के बारे में सभी लोग जानते हैं, जिसे हम अपने घरों में देखते हैं विभिन्न प्रकार के ईंधन, जैसे लकड़ी देखते हैं, गैस देखते हैं, कोयला देखते हैं, कास्ट कोयला देखते हैं, पेट्रोल डीजल देखते हैं। इस प्रकार से जो वस्तुएं हम देखते हैं, प्राकृतिक संपीड़ित गैस, एलपीजी गैस जो होती है, उससे क्या होता है, हम गैसों का उपयोग करके हम उसका क्या करते हैं, दहन करते हैं, उसको जलाते हैं, उसकी ज्वाला उत्पन्न होती है। इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग हम करते हैं। तो ये क्या हो गए, एक ईंधन होते हैं जिसको हम ईंधन कहते हैं। तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे ईंधन क्या है और हम आग पर कैसे नियंत्रण पा सकते हैं, दहन के प्रकार कितने होते हैं, ज्वाला कैसी होती है, ईंधन क्या होते हैं और उस ईंधन की दक्षता कितनी होती है, उसके बारे में हम मेन टॉपिक पे हम आज चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखते हैं दहन। सबसे पहले हम देखेंगे कि दहन क्या होता है। दहन और ज्वाला जो होता है, तो हम यहाँ पर दहन के बारे में पढ़ेंगे, दहन क्या होता है। तो हमने 7वीं कक्षा में देखा था मैग्नीशियम का दहन कैसे होते हैं। जब उस मैग्नीशियम जो एक धातु होती है, जो एक पदार्थ होता है, उसको हम जलाते हैं तो उसका दहन किस प्रकार से होता है। मान लो किसी भी वस्तु को हम जलाते हैं, देखो यहाँ पर चित्र में इस प्रकार से मैग्नीशियम का दहन हमें दिखाई दे रहा है। जब मैग्नीशियम तार को इस प्रकार से जलाया जाता है तो इसका दहन होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो दहन होता है उसमें दाहें दहन होता है और अदाहें दहन होता है, जिसे क्या बोलते हैं कि रासायनिक प्रक्रम। हम जैसे पाते हैं कि किसी भी वस्तु को जलाने के लिए, उसका दहन करने के लिए क्या करते हैं, हम कास्ट कोयले का टुकड़ा लेकर या फिर किसी वस्तु को लेकर हम मोमबत्ती को या उसके क्या करते हैं, हम जलाते हैं। तब जलाते हैं तो क्या होता है, वायु में जलता है वह, और कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड देता है और ऊष्मा देता है और प्रकाश देता है। इस प्रकार से ऊष्मा, प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने वाला जो कास्ट कोयला होता है। तो बच्चों, रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाहें कहलाता है। जिस पदार्थ का हम दहन करते हैं वो क्या कहलाता है, दाहें कहलाता है। इसे ईंधन भी कह सकते हैं। जिससे ईंधन ठोस, द्रव और गैस भी हो सकता है। जो ईंधन होता है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों प्रकार का हो सकता है। अथवा कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में उत्पन्न होती है और कभी दहन ज्वाला के साथ में उत्पन्न और कभी लौ के रूप में, प्रकाश के रूप में उत्पन्न होती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि मैग्नीशियम और कास्ट कोयला का दाहें पदार्थ होता है। ये इस प्रकार से दाहें पदार्थ होता है। तो कभी कभी क्या होता है, जो जिसका दहन होता है, जिसको हम जलाते हैं, जिसे
गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे, कोई सी गाड़ी में डीजल डालेंगे तो वो जलेगा, तो उसका क्या होता है, वो दहन होता है, वो एक प्रकार से जलता है। लेकिन किसी किसी पदार्थ का क्या होता है, दाहें दहन मतलब प्रकाश या ऊष्मा देता है, और कोई कोई पदार्थ अंदर ही जलता है। तो इस प्रकार से पदार्थों का दहन होता है। यहाँ पर हम एक सारणी में देखेंगे कि जो पदार्थ के नाम दे रखे हैं, यहाँ पर पदार्थों के नाम दे रखे हैं, लकड़ी, कागज, लोहे की कीलें, मिट्टी का तेल, पत्थर का टुकड़ा और एक्स्ट्रा कास्ट, कोयला, माचिस की तीलियाँ, कांच, ये किस प्रकार से दाहें दहन करता है या अदाहें। तो बच्चों इस क्रियाकलाप को, इस पदार्थों को हम समझ सकते हैं कि जो दाहें मतलब एक प्रकाश और ज्वाला के रूप में रोशनी उत्पन्न करता है, दाहें और जो रोशनी उत्पन्न नहीं करता है, जिस प्रकार से वो दिखाई नहीं देता है, उसका दहन होता है। तो इस प्रकार से वो अदाहें की श्रेणी में आएगा। यहाँ पर हम अगला हम देखते हैं आगे, जैसे किसी जंगल में आग लग गई, तो गर्मियों के मौसम में गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास क्या करती है, आग पकड़ लेती है और उस पेड़ों में फैल जाती है, और जल्दी से जंगल क्या होता है, आग की चपेट में आ जाता है। इस प्रकार से बच्चों हम किसी आग को नियंत्रण भी कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति के वस्त्रों में आग लग गई हो, तो इस प्रकार से उसको क्या करते हैं, कंबल में लपेट लेते हैं। तो क्या होता है, कंबल लिपटा व्यक्ति वस्त्रों को आग पकड़ ली थी, तो उसको क्या करते हैं, हम कंबल लपेट देते हैं, ताकि उसमें ऑक्सीजन से वो आग ऑक्सीजन से अभिक्रिया न करके वो आग बुझ जाएगी। जहाँ पर ऑक्सीजन उपस्थित होगा वहाँ पर ही आग उत्पन्न होगी। तो जब जलना होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है। यहाँ पर हम देखेंगे ज्वलन ताप, वह न्यूनतम ताप, ज्वलन ताप के बारे में हम देखते हैं कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है, तो उसका क्या कहलाता है, ज्वलन ताप कहलाता है। अब हम यहाँ पर एक माचिस के बारे में देख लेंगे। माचिस की कहानी के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे कि माचिस का जो पुराने ज़माने में या पहली बार माचिस की खोज कैसे हुई थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्राचीन समय में, बहुत पुराने समय में 5000 से अधिक वर्ष पूर्व एक गंधक में, प्राचीन मिस्र में गंधक में डुबोए एक चीड़ की लकड़ी के टुकड़े को माचिस की तरह उपयोग किया, और उसका लगभग 100 वर्ष पूर्व हुआ था। उसका विकास कब हुआ था, 100 वर्ष पहले हुआ था। अब हम यहाँ पर एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण कुछ गोंद और एस्ट्राच के साथ मिलाकर उसमें लकड़ी से बनी माचिस में क्या करेंगे, खुरदुरी सतह से लगा देंगे, और उसे क्या किसी खुरदुरी सतह पर हम रगड़ेंगे, तो क्या होता, घर्षण ऊष्मा के कारण श्वेत फास्फोरस प्रज्वलित हो जाएगा, और वो आग, माचिस की जो तिल्ली होगी वो एक दहन के रूप में प्रारंभ हो जाएगी। परंतु श्वेत फास्फोरस जो होता है माचिस उद्योग में काम करने वाले और माचिस का उपयोग करने वाले दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध होता है। जो श्वेत फास्फोरस होता है वो खतरनाक है, इसके लिए आजकल माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम का ही उपयोग किया जाता है। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का ही उपयोग करते हैं और वही लगा होता है। लाल, अब यहाँ पर रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और छोटा सा लाल फास्फोरस लगाते हैं, और कम खतरनाक होता है। माचिस की तिल्ली को खुरदुरी से रगड़ा जाता है। इस प्रकार से क्या होता है कि वो जलने लगता है। श्वेत फास्फोरस होता है और लाल फास्फोरस होता है। परंतु माचिस की तिल्ली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोराइड जो होता है से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार माचिस की तिल्ली का उपयोग हम करते हैं। इस प्रकार बच्चों एक बार रोज इसको पढ़िएगा और समझिएगा कि लाल फास्फोरस किस काम में उपयोग होता है
श्वेत फास्फोरस किस काम में, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड वो किस काम में आता है। इस प्रकार से बच्चों हम देख सकते हैं। आगे हम देखेंगे दाह्य पदार्थ जब आग नहीं पकड़ सकता तब जल नहीं सकता जब हम उसका ताप ज्वलन ताप से कम रहता है। और कभी कभी हम देखते हैं कि भोजन पकाने के लिए तेल को आग पकड़ते देखा है हमने। जब तलने वाला बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखेंगे तो क्या होता है, वो आग पकड़ लेता है क्योंकि वह ज़्यादा गर्म हो जाता है। यहाँ पर हम आगे देखेंगे, यदि हम कप को गर्म करना जारी रखें तो कागज के रूप में कप को उबाल सकते हैं। कागज के रूप में भी जल को उबाल सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों कागज के कप को, यह हम क्रियाकलाप देख रहे हैं बच्चों। कागज का जो एक कप है, इस प्रकार से इसमें इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, देख सकते हैं इसका उपयोग करके। तो इस प्रकार से किस प्रकार कागज का कप बनाएंगे और उस 2 कप तैयार करना है और एक कप में 50 ml और जल डालना है और कपों को अलग अलग मोमबत्ती पर क्या करना है, गर्म करना है। कागज को के खाली कप का क्या होता है और जल युक्त कप का क्या होता है। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे ज्वलनशील पदार्थ क्या होता है और अज्वलनशील पदार्थ क्या होता है। यहाँ पर बच्चों जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है तो ज्वाला के साथ सफलतापूर्वक आग पकड़ लेते तो उसे हम क्या कहते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ज्वलनशील पदार्थ के उदाहरण क्या होते हैं, पेट्रोल, पेट्रोलियम, अल्कोहल, गैस और LPG गैस आदि क्या होते हैं, ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। अब हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे कि हम आग पर नियंत्रण कैसे पा सकते हैं। आग पर नियंत्रण, मान लो कहीं पर किसी घरों में, किसी बिल्डिंग में कहीं पर आग लग गई तो उसका नियंत्रण, उस पर हम काबू पाने के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि कहीं पर भी आग लग गई है तो उस पर काबू पाने के लिए हम क्या करेंगे। कारखानों, घरों, दुकानों में कहीं पर भी आग लग सकती है तो उस आग पर नियंत्रण पाने के लिए हम क्या करते हैं, यह एक प्रकार की दुर्घटना होती है। इस दुर्घटना पर हम नियंत्रण पाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, तो देखते हैं अग्नि सेवा में टेलीफोन नंबर का पता लगाना है। और आपके पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो सबसे पहले अग्निशामक यंत्र वाला जो होता है उसको हम क्या करेंगे, सूचित करेंगे और उनको बुलाने की कोशिश करेंगे। क्या आपके नगर या शहर फायर ब्रिगेड स्टेशन है? जब फायर ब्रिगेड आती है तो वह क्या करती है, आग पर जल डालती है। तो ज्वलनशील पदार्थ को क्या करता है, ठंडा करता है। फायर ब्रिगेड के बारे में सबने सुना होगा, जिसे कहीं पर आग लग गई होगी तो वहाँ पर क्या करते हैं, फायर ब्रिगेड वालों को सूचित किया जाता है और उसको बुलाया जाता है तो वो जल लेकर एक वाहन आता है। और तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों, जल एक क्या होता है, ज्वलनशील पदार्थ को क्या करता है, ठंडा कर देता है, जिससे उसका ताप ज्वलन ताप से कम हो जाता है। और ऐसा करने पर आग का फैलना रुक जाता है। जल वाष्प ज्वलनशील पदार्थ का घोर को घेर लेता है। जो जल वाष्प होता है वो ज्वलनशील पदार्थ को क्या करता है, घेर लेता है। और जलना जो होता है, ऐसा करने से कम होने पर जो जलना होता है वो क्या करता है, रुक जाता है। जल वाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर कर उसका जलना कम कर देता है। इस प्रकार ये आवश्यक है कि ईंधन, वायु, ऑक्सीजन, ऊष्मा उसमें जो होता है, जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जो आग लग जाती है तो जलन शुरू हो जाता है। तो उस ऑक्सीजन को कम करने के लिए क्या करते हैं, हम जल डाल देते हैं और ऑक्सीजन और जो आग के बीच में जो क्रियाएं हो रही हैं उसको रोक लेते हैं। तो क्या होता है, वो जलना रुक जाता है। संपूर्ण भवन ईंधन ही होता है। अधिकांश क्या करते हैं, ईंधन को हटाया नहीं जा सकता, इसके लिए उस पर किसी भवन की आग लगती है तो संपूर्ण ईंधन
जो भवन होता है वो संपूर्ण ईंधन का बना होता है तो वहाँ पर आग लग जाती है। यहाँ पर हम देखेंगे एक चित्र दिया हुआ है अग्निशामक यंत्र, नियंत्रण यंत्र। तो मान लो कहीं पर आग लगी, मान लो वहाँ कहीं पर बिजली के तार है, यहाँ पर जब सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक तो जब जल तभी कार्य कर पाता है जब लकड़ी मतलब जो जल होता है वो तभी कार्य करता है आग पर जब लकड़ी पर आग लगी हो, किसी ईंधन में आग लगी हो या फिर किसी कागज में या किसी जंगल में वस्तुओं में आग लगी हो तो क्या करता है, जल कार्य करता है। लेकिन कहीं पर पेट्रोल से लगी आग या फिर कहीं बिजली से लगी आग, उसको बुझाने के लिए क्या किया जाता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है, CO2 जो गैस होती है, उसके द्वारा ही अग्नि को नियंत्रित किया जाता है। CO2 गैस जो होती है वो अग्नि को रोकती है। तो विद्युत उपकरणों में पेट्रोल में जो आग लग जाती है उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, CO2 का उपयोग किया जाता है। कहीं पर भी अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अग्निशामक यंत्र कई बड़े बड़े भवनों में लगाया जाता है जहाँ किसी बिजली के द्वारा करंट लग सकता है उसको रोकने के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो अग्निशामक यंत्र के रूप में कार्य करती है। उस जो यंत्र रेड कलर का जो ये यंत्र होता है ये बसों में भी लगाया जाता है। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर इस अग्निशामक यंत्र में क्या भरा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस भरी जाती है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे दहन के प्रकार। जो दहन जो हो जाता है उसका दहन के प्रकार। दहन कितने प्रकार के होते हैं, एक तीव्र दहन होता है, एक स्वतः दहन होता है। यहाँ पर हम देखते हैं तीव्र मतलब जोर से जलने वाला दहन, तीव्र दहन, और एक स्वतः मतलब खुद अपने आप स्वतः दहन होता है वो हो जाता है। हम पाते हैं कि गैस तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार दहन तीव्र दहन कहलाता है। और जो इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ किसी प्रत्यक्ष कारण से अचानक लपटों के साथ जल उठता है तो उसे क्या बोलते हैं, स्वतः दहन कहते हैं। इस प्रकार से दहन होते हैं, स्वतः दहन होता है, तीव्र दहन होता है। इस प्रकार से विस्फोट, एक विस्फोट भी होता है। जब हम कभी बाजीशी करते हैं, मतलब जब त्योहारों के समय में पटाखे फोड़ते हैं, जलाते हैं, तो अचानक से क्या होता है, आग, ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि पैदा होती है। इस क्रिया से क्या होता है, बनी गैस पर बड़ी मात्रा में जो अभिक्रिया करके विस्फोट हो जाती है तो विस्फोट भी कहलाता है। यह पटाखे पर दाब डालने से विस्फोट की प्रक्रिया होती है। इस प्रकार से बच्चों आज हमने दहन के प्रकार के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं ज्वाला। जैसे ज्वाला के बारे में, चलो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे यहाँ पर दहन के प्रकार तक। अगली क्लास में, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्वाला के बारे में। यहाँ पर अपना दहन का टॉपिक खत्म होता है। अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, हम ज्वाला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इतना। थैंक यू बच्चों।